जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई जी यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर अवेलेबल हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर। जैसा कि आप स्टूडेंट देख पा रहे हैं, ये आपका कंपलसरी पेपर जो हमारे स्टूडेंट है जिन्होंने माइनर के रूप में राष्ट्र गौरव के लिया है सेकंड सेमेस्टर में। तो आप देख सकते हैं ये सेकंड सेमेस्टर का ही पेपर है और ये आपके लिए कंपलसरी पेपर है और ये 2022 का पेपर है। और इस सब्जेक्ट का कोड स्टूडेंट आपके इस सब्जेक्ट का कोड HND 100 है। तो स्टूडेंट बिना देर किए हुए आपको राष्ट्र गौरव का प्रीवियस ईयर पेपर जो हमारे सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको दिखाते हैं और बताते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे ताकि आपकी प्रिपरेशन सबसे अच्छी हो सके। चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो आया था वो कह रहा है महाबलीपुरम के मंदिर आधारित हैं, यानी कहाँ पे आधारित हैं। तो स्टूडेंट्स आपको बताना चाहूँगा कि महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में बने हैं। याद रखिएगा किस शैली में बने हैं, द्रविड़ शैली में बने हैं। ये 8वीं शताब्दी के और साथ ही साथ स्टूडेंट जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर के वीडियोस को देखते रहते हैं, जो हमारे फॉलोवर्स हैं स्टूडेंट, आपको पता है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता रहता हूँ। तो आप पेन पेपर पेंसिल लेके बैठिएगा, वीडियो फास्ट लगेगा तो स्लो करके देखिएगा, आप उसका वो स्लो कर लीजिएगा और क्या कहते हैं नोट करते चलेगा। तो ये 8वीं शताब्दी में बने हुए हैं महाबलीपुरम के मंदिर और ये भारत के तमिलनाडु के चेंगपट्टू जिले में ये स्थित है इस समय, ठीक है। और अगर पूछ देता है महाबलीपुरम मंदिरों को किसने बनवाया, तो इसे पल्लव वंश के शासकों ने बनवाया। आप याद रखिएगा किसको, पल्लव वंश के शासकों ने बनाया। दूसरा प्रश्न जो पूछा था भरतनाट्यम का संबंध है, तो देखिए भरतनाट्यम जो नृत्य है उसका संबंध कहाँ से है, तो तमिलनाडु। जो पहला ऑप्शन ये ना, देखिए मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि भरतनाट्यम नृत्य जो है इसका संबंध कहाँ से, तमिलनाडु से। मणिपुर का मणिपुरी से, ओडिशा का ओडिसी नृत्य से और उत्तर प्रदेश का कथक। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, कथक है। और साथ ही साथ रामलीला रासलीला भी उत्तर प्रदेश का नृत्य है, तो इसको आप याद रखिएगा। स्टूडेंट जो तीसरा क्वेश्चन आया है वो कह रहा है बिहू का संबंध है, तो बिहू जो फेस्टिवल है, त्यौहार है, वो कहाँ का है, तो बिहू का संबंध असम से है। असम का त्यौहार है बिहू, इसे आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नचिकेता का संबंध कहाँ से है, तो देखिए स्टूडेंट आपको बताना चाहूँगा नचिकेता और का संवाद जो है वो कठोपनिषद में है, ठीक है। ब्रह्मा जी के साथ नारद जी के जो साथ जो संवाद है नचिकेता का वो कठोपनिषद में है, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगला पूछा गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, तो स्टूडेंट देखिए गौतम बुद्ध को कहाँ पे, तो ऑप्शन आपके जो 4 हैं इसमें देखिए ज्ञान जो प्राप्त हुआ उनको गया में हुआ, इसीलिए उसको बोध गया कहा गया। उनको बोध हुआ इसलिए उस जगह को बोध गया कहा गया। और पीपल अगर पूछ देता है किस वृक्ष के नीचे हुआ, तो स्टूडेंट आपको याद रखना है कि पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था, ठीक है। और गया में हुआ तो इसलिए इसको बोध गया कहा गया। अब देखिए लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ, सारनाथ में जो पहला ऑप्शन लुम्बिनी यहाँ पे जन्म हुआ था, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया और कुशीनगर में शरीर को त्यागा। इस शरीर त्यागने की क्रिया को महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक है। तो महापरिनिर्वाण स्थली क्या है, कुशीनगर है। चलिए अगला क्वेश्चन आया था महावीर स्वामी की शिक्षाओं और उपदेशों का वर्णन कहाँ है, तो देखिए महावीर जो थे वो जैन धर्म से हैं, तो सीधी सी बात पता चलता है कि महावीर स्वामी की शिक्षाओं का वर्णन जैन साहित्य में है, ठीक है। अब इनके साथ याद रखिए महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, इनका जन्म वैशाली में हुआ था और मृत्यु बिहार में हुई। इनका प्रथम उपदेश जो है राजगृह में दिया। और अगर महावीर स्वामी के चिन्ह की बात करें तो इनका चिन्ह सिंह है, ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा, यानी किस भाषा में गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए, तो इसका राइट आंसर जाता है कि यह पाली में दिया। इन्होंने किस में उपदेश दिया है, पाली में दिया है। अगला क्वेश्चन आया था स्टूडेंट वैराग्य शब्द का अर्थ होता है, देखिए वैराग्य शब्द का होता है कि देखिए इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वैराग्य जो शब्द है इसका मतलब होता है कि बिना राजा के प्रजा या राज्य विहीन राजा, वैराग्य मतलब वन को जो मतलब सब कुछ छोड़ चुका वो राजा, तो ये सारे हो जाते हैं उपयुक्त सभी। इसके साथ ही साथ इसका एक और महत्वपूर्ण अर्थ है कि वो राज्य जहाँ पे 2 राजाएं शासन करते हैं वो उस राज्य को वैराज्य नाम से जाना जाता है। ये वैराग्य तो अलग है, लेकिन अगर ये वैराज्य की बात है तो यहाँ पे वैराज्य का अर्थ हो जाता है कि एक राज्य जिसमें 2 राजाओं का शासन हो, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गणतांत्रिक शासन पद्धति में शासन की शक्ति किसमें होती है, यानी जो लोकतंत्र होता है, गणतंत्र होता है, उसमें शासन शक्ति किसमें होती है, तो गण यानी जनता में होती है। तो संपूर्ण गण में, एक में, 2 में नहीं, पूरे जनता में ताकत होती है। जनता ही सरकार को बनाती है, राजा का वो करती है, ठीक है, उनका निर्माण कराती है राज्य शासन का।
तो दिघ निकाय में महाजन सम्मत किसको कहा गया है? तो देखिए जो दिघ निकाय है, ये बौद्ध का ग्रंथ त्रिपिटक है, ठीक है। और इसे महाजन सम्मत किसको कहा गया है? तो देखिए महाजन सम्मत यानी प्रजा को, ठीक है, प्रजा को कहा गया है, ठीक है। दिघ निकाय में ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ त्रिपिटक जो है ना, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक। तो इसमें सुत्त पिटक में ये प्रथम निकाय को दिघ निकाय कहते हैं, और इसे दिघ निकाय इसलिए कहते हैं, इसमें 34 सूक्त हैं जो बहुत लंबे लंबे हैं, इसलिए दीर्घ से होकर ये दिघ निकाय बन गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूर्तिकला का स्वर्ण युग क्या है? देखिए मूर्तिकला का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। इस काल में, ठीक है, इस काल में अजंता गुफा की चित्रकारी, कला, साहित्य, संस्कृति सबको बढ़ावा मिला, और ये 4वीं से 6वीं शताब्दी के समय को कहते हैं। अगला है, गणित के सभी विधाओं में सर्वोपरि किसने माना? तो देखिए गणित को सभी विधाओं को सर्वोपरि वेदांग ज्योतिष में कहा गया है। वेदांग ज्योतिष जो है वो आचार्य लगध मुनि द्वारा रचित है, इसीलिए इसे लगध ज्योतिष के नाम या याजुष ज्योतिष कहा जाता है। इसी को वेदांग ज्योतिष भी हम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्र कहाँ से निकाला? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नाम का पत्र जो है वो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से निकाला, ठीक है। अफ्रीका मतलब अफ्रीका में भी कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। साथ ही साथ आपको बताएं, महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन तो निकाला ही निकाला स्टूडेंट, यहाँ पे इंडियन ओपिनियन तो रहेगा ही रहेगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन के साथ साथ नवजीवन, हरिजन ये और यंग इंडिया नाम के भी पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संगीत युक्त वेद कौन है? तो संगीत युक्त वेद जो है वो आपका सामवेद है, जिसमें सामवेद में मंत्र है और इसको संगीत का वेद कहा जाता है। सबसे छोटा वेद भी सामवेद होता है, ठीक है। सबसे प्रथम वेद ऋग्वेद है। 2 रेखाएं लंबवत होती हैं यदि उनके बीच कोण है, यानी कब लंबवत मतलब परपेंडिकुलर, जो हमारे इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, तो परपेंडिकुलर कब बनता है स्टूडेंट? लंबवत। जब 2 रेखाएं लंबवत होती है तो 90 डिग्री का निर्माण करती हैं, ठीक है, समकोण। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ नहीं है। तो देखिए जो इसमें आर्यभट्ट, रामानुजाचार्य और महावीराचार्य जो है ये गणितज्ञ हैं, लेकिन चरक क्या है? ये आयुर्वेदा आचार्य हैं, ठीक है। तो ये इसमें से गणितज्ञ नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन जो देख लेते हैं हम, अगला क्वेश्चन है, महरौली का लोह स्तंभ कहाँ है? तो देखिए महरौली का जो लोह स्तंभ है स्टूडेंट्स, ये दिल्ली में, आपको पता ही है। महरौली का लोह स्तंभ दिल्ली में, और इसका निर्माण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी हम जानते हैं, उन्होंने करवाया था, ठीक है। कई लोगों का मानना होता है कि अशोक ने कराया था, लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ज़्यादा सही उत्तर है, और ये दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए जो सूर्य मंदिर तो कई है, लेकिन जो इस ऑप्शन में देखेंगे तो कोणार्क का सूर्य मंदिर सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। और ये कोणार्क में जो है सूर्य मंदिर कहाँ पे? ये उड़ीसा में, याद रखिएगा। कोणार्क कहाँ पे? उड़ीसा में। इसकी स्थापना अगर स्टूडेंट पूछ लेता है बार बार राष्ट्र गौरव के पेपर में, तो बताएं इसका निर्माण जो है, स्थापना 13वीं सदी में राजा नरसिंह देव, जो गंग वंश का शासक था। कौन सा वंश का? पूछ देता है। गंग वंश के शासक राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो 1974 में यूनेस्को यानी यूएन की जो संस्था है, यूनेस्को द्वारा इसको राष्ट्र धरोहर घोषित किया गया है। इसको काला पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। काला पैगोडा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये काले पत्थर का बना है, इसलिए इसको काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से नक्षत्र नहीं है। देखिए नक्षत्रों की बात करें स्टूडेंट, तो इसमें से जो सारे ये जो नक्षत्र नहीं है, जो हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें से जो कह रहे अश्वनी नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र है, आद्रा नक्षत्र है, लेकिन जो चंद्रमा है, चंद्र नक्षत्र नहीं होता है। जो 24 नक्षत्र है, 27 नक्षत्रों का जो 27 नक्षत्र हैं, जिसमें से जो अश्वनी, स्वाति, आद्र, मृगशिरा और ये आश्लेषा, ये सब नक्षत्र हैं, लेकिन चंद्र नक्षत्र नहीं है। चंद्रमा तो उपग्रह भी है हमारी धरती का, जानते ही हैं। लिखा है अब असत्य कथन इसमें से क्या है? तो कह रहा है चरक संहिता का कार्य चिकित्सा का प्रमुख आधार ग्रंथ है। चरक संहिता काय जो है चिकित्सा का प्रमुख आधार ग्रंथ है, तो ठीक है। सुश्रुत संहिता का संबंध चिकित्सा शास्त्र से नहीं है। अब देखिए सुश्रुत और चरक दोनों आयुर्वेदाचार्य रहे हैं, और सुश्रुत जो है ये दुनिया के पहले शल्य चिकित्सक, यानी जो ऑपरेशन करने वाला जो डॉक्टर होता है, तो उनको दुनिया का सबसे पहले शल्य चिकित्सक माना जाता है। तो ये जो है इनकी किताब जो सुश्रुत संहिता है, वो भी शल्य चिकित्सा और आयुर्वेद से संबंधित है, ठीक है। बाकी जो कह रहा है तो यही कथन असत्य नहीं है, ये कथन असत्य है कि वो सब इनका संबंध चिकित्सा शास्त्र से नहीं। बाकी महाभारत और वाल्मीकि रामायण में सुश्रुत को विश्वामित्र का पुत्र बताया गया, ठीक है। एलोपैथी बीमारी का कारण शरीर में विषाणुओं का प्रवेश है, ये भी सही है,
चलिए तो हाँ यही हो जाएगा। गीत गोविंद के रचनाकार, देखिए गीत गोविंद तो याद रख लीजिए जयदेव का है स्टूडेंट। जयदेव ने बहुत भगवान के ऊपर ये जो गीत लिखे, तो गीत गोविंद जो है ये जयदेव की रचना है, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है सत्य कथन क्या है? तो महाभारत कांडों में ये गलत है, ये सत्य कथन नहीं है। महाभारत कांड में नहीं है, पर्वों में है। किसमें है स्टूडेंट? तो पर्वों में है। तो पहला हमारा कथन सत्य तो होगा नहीं, ये पर्वों में है। उपनिषद ग्रंथों को वेदांत भी कहते हैं, ये कथन ही सत्य है। उपनिषद को ही क्या कहते हैं? वेदांत के नाम से भी जानते हैं। रामायण का प्रधान रस श्रृंगार रस है? नहीं। महाभारत करुण रस की प्रधानता है? नहीं। हाँ, महाभारत में करुण रस की जो प्रधानता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा बस बी ही सही होगा। बाकी जो स्टेटमेंट है करुण रस महाभारत में प्रधानता है, नहीं। महाभारत में शांत रस की प्रधानता है, तो ये सारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बस उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं, ठीक है, वो सही है। महाभारत की रचना किसने की है? देखिए तो अब जो है महाभारत की रचना जो है वो किसने की है? वाल्मीकि ने की है, नारद ने की है, द्वैपायन ने, तो वेद व्यास। महाभारत की रचना किसने की है? वेद व्यास का एक दूसरा नाम क्या था? कृष्ण द्वैपायन। याद रखिएगा, उन्हीं को क्या बोलते हैं? द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन किसको बोलते हैं? वेद व्यास को बोलते हैं, उन्होंने ही रचना की है। चलिए अगला क्वेश्चन है सुमेलित नहीं है, यानी किसका किससे गलत है? तो ये राइटर है जो मतलब लेखक है और उनकी पुस्तक है, तो पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी है, सही है। पतंजलि का महाभाष्य भी है, और याद रखिएगा योग सूत्र भी है, ये भी सही है। श्रीधराचार्य का बृहद संहिता, ये स्टेटमेंट स्टूडेंट आपका क्या हो जाता है? गलत है, क्योंकि जो बृहद संहिता है वो श्रीधराचार्य की नहीं है। जो बृहद संहिता है स्टूडेंट, ये 12 मिहिर की लिखी हुई पुस्तक है, जो 6वीं शताब्दी में लिखा गया। यह क्या है? एक डिक्शनरी है, विश्वकोश है, ठीक है। और आर्यभट्ट का आर्यभट्टी में है, ये सही है। तो अगला दशमलव पद्धति किसकी देन है? तो ये तो आपको सबको पता है कि जब 10 जीरो दिया मेरे भारत ने, तो आपको पता ही आर्यभट्ट की देन है। पाई और जीरो ये सब किसने दिया? आर्यभट्ट की देन है, ठीक है, और भारत की देन है। शून्य का आविष्कार कहाँ हुआ? भारत में हुआ। शून्य का आविष्कार कहाँ हुआ? भाई भारत में हुआ। वही ना कहा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, ये वो है प्रीत जहाँ की रीत सता ये गीत। अगर आप सॉन्ग भी याद रखेंगे तो इस गाने क्वेश्चन को आराम से सही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए, मेरे कहने का मतलब सॉन्ग याद रखेंगे, अच्छी चीज़ों को याद रखना चाहिए बस। जलियांवाला बाग कब हुआ? देखिए जलियांवाला बाग एकदम याद रख लीजिए, 13 अप्रैल 1919, यानी ऑप्शन ए सही है। और ये अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में हुआ था, ठीक है, जिसमें एक पार्क में बंद कर था, उसमें जाने का रास्ता नहीं था, उसमें जो लोग इकट्ठा हुए थे उनके ऊपर क्या कर दी, देश के लिए बातें करने के लिए इकट्ठा हुए थे, उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई थी, और जनरल ओ डायर के आदेश पे चलाई गई थी। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो देखिए अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? कौटिल्य की पुस्तक है, ठीक। तो ये कौटिल्य, चाणक्य भी इनका नाम है, याद रखेंगे आप। अष्टछाप की स्थापना किसने की? तो अष्टछाप क्या था स्टूडेंट? देखिए अष्टछाप की बात करें तो ये 1565 में 8 भक्ति कालीन कवियों का समूह था। कितने में? 1565 के आसपास इसकी स्थापना हुई है। 8 भक्ति कालीन कवियों का समूह था, और इसकी स्थापना किसने की? विट्ठल नाथ ने की। किसने की? विट्ठल नाथ ने की। और ये जो कवि थे वो भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न लीलाओं का गुणगान करते थे। विट्ठल नाथ ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। अगला सुमेलित नहीं है, अब क्या गलत है? अब देखिए विष्णु जिसमें एक तरफ व्यक्ति है, दूसरी तरफ संप्रदाय है, तो विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय, ये एकदम सही है। और निम्बकाचार अद्वैतवाद, ये गलत है। ये जो निम्बकाचार्य है ना, ये द्वैतवाद से है। द्वैतवाद वैष्णव संप्रदाय के द्वैतवाद से है, बाकी तो सब सही है, लेकिन निम्बकाचार का अद्वैतवाद गलत है। मध्यवाचार का द्वैतवाद सही है। वल्लभाचार का शुद्ध द्वैतवाद, ये भी सही है। तो यही बी वाला मिलते हैं। अलवार संतों में स्त्री कौन है? तो देखिए अलवार में कितने संत हुए? 12 अलवार संत हुए हैं कुल, याद रखिएगा स्टूडेंट, कितने? 12। इसमें से जो संत हैं उनका नाम आंडाल है, ठीक है, आंडाल, या इनको कोदई के नाम से भी जानते हैं, कोदई, इनको आंडाल या कोदई कहा गया। अलवार में कुल 12 संत हैं, और इनकी किताबें दिव्य प्रबंधम में संकलित है। अलवार संतों को क्या कहता है? भक्ति आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है, और ये भगवान विष्णु के उपासक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, असत्य कथन क्या है? अब देखिए कर अलवा बहुधा उच्च जातियों के थे, यही कथन तो गलत हो जाता है स्टूडेंट। ये निम्न अलग अलग जातियों के थे, उच्च जातियों के बस नहीं थे, इसमें निम्न जातियों के लोग भी थे, उच्च जातियों के भी थे, और मिश्र, तो कुल मिला के ये उच्च जाति नहीं थे। बाकी वेदों के कठिन शब्दों की व्याख्या निरुक्त में, ये भी सही है। आरण्यकों के अंतिम भाग उपनिषद, ये भी सही है कि जो आरण्य है उसके अंतिम भाग उपनिषद कहलाता है। संहिताओं का व्याख्या का नाम ब्राह्मण है, ये भी सही है। तो अलवार संत बहुधा उच्च जाति के थे, ये कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन है प्रबंधम का संपादन सबसे किया? देखिए मैंने बताया ना, अलवार संतों की जो रचनाएं हैं वो प्रबंधम में संकलित की गई, और इसका सर्वप्रथम संपादन नाथ मुनि ने किया। देखिए प्रबंधम का पूरा नाम था नालईरा दिव्य प्रबंधम, नालईरा दिव्य प्रबंधम। 12 अलवर संतों द्वारा रचित था। इसमें 4000 से अधिक छंद है, 4000 से अधिक छंद है, ठीक है।
और इसका नाथ मुनि द्वारा 9वीं 10वीं शताब्दी के आसपास संपादन किया गया। अब अगला कह रहा सुमेलित करें। देखिए वेद, तो वेद अब ये जो कह रहा है वेद का जानते हैं कि 4 वेद हो जाएंगे, तो वेद का 4 पे मिलान करेंगे, पुराण जो है स्टूडेंट 6 है। तो देखिए ये आप देख लीजिए, वेद का हम कर देंगे, जो वेद है वो 4 है, पुराण कितने हैं 18, ठीक है, और जो त्रिपिटक यानी जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ है तो 3 है, और वेदांग कितने हैं 6 हैं। तो इसी के हिसाब से आपका जब सुमेलित करेंगे तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित नहीं है, रामायण वाल्मीकि सही है, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास सही है, रामचंद्रिका चिंतामणि ये गलत है। देखिए रामचंद्रिका जो है स्टूडेंट्स, रामचंद्रिका जो है वो चिंतामणि की नहीं है, ये केशव दास की है, ठीक है, केशव दास का वर्क है। और रामलला नहछु ये तुलसीदास की रचना है, ये भी सही है, ठीक है, तो ये सही है। अगर तुलसीदास की कुछ और रचनाओं को आप जान लीजिए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, तो देखिए ये रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली और रामलला नहछु, इसमें राम भगवान के नाखून के काटे जाने का जो संस्कार होता है उसका जिक्र है। ये सोहर जो गाया जाता है लोकगीत होता है, सोहर और अवधी भाषा में है, ठीक है। तो ये तुलसीदास के कुछ जो मैंने मुख्य वर्क बताए हैं, मुख्य रचनाएं बताई, याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। अलवार संतों की, ये तो प्रश्न मैंने पहले बता दिया, अलवार संतों की जो रचनाएं हैं वो प्रबंधम का पूरा नाम क्या है, नलीरा दिव्य प्रबंधम में संकलित है, ठीक है, इसको आप प्रबंधम में करेंगे, अलवार संतों की रचनाएं। अगला पृथ्वी सूक्त किस वेदांग का अंत है, तो देखिए पृथ्वी सूक्त जो है वो अथर्ववेद में है, ठीक है, अथर्ववेद के 12 कांड का प्रथम सूक्त जो है वो पृथ्वी सूक्त कहलाता है। इसमें 63 मंत्र हैं, कुल 63 मंत्र हैं पृथ्वी सूक्त में। अगला है वेदांग में राष्ट्र शब्द का पर्यायवाची है, तो देखिए राष्ट्र का सर्वा श्री मतलब श्री माना गया है उसको, और विश्व माना गया, ये दोनों सही है, ठीक है, ओके। राष्ट्र का वो यहाँ पे जो वेदों में अर्थ लिया गया वो कल्याण, लोगों के कल्याण, जन कल्याण और राष्ट्र कल्याण, मतलब कल्याण से जुड़ा हुआ है, तो ये श्री भी है और विश्व भी है, ठीक है, ये जो ऑप्शन दोनों आपका सही माना गया है। अगला क्वेश्चन है वैदिक साहित्य में राष्ट्र का जिस अर्थ में अभिप्राय के साथ अवतरण किया। अब देखिए यही क्वेश्चन जो ऊपर पूछा है उसी को मैंने अभी जो आपको बता रहा था उसका बता रहा है कि वैदिक साहित्य में राष्ट्र को जिस अर्थ में अभिप्राय के साथ ग्रहण किया गया वो किस अभिप्राय में लिया गया। तो देखिए वैदिक साहित्य में जिसमें ग्रहण किया गया ज्योति, चेतना, वृद्धि, कल्याण, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जिस अर्थ में लिया गया उसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक ग्रंथों में राष्ट्र का स्वामी किसे माना गया है, तो देखिए राष्ट्र का स्वामी वैदिक ग्रंथों में सविता को, राष्ट्रपति को, चंद्र को, ठीक है, और उपयुक्त सभी को कह रहा है, ठीक है। तो वैदिक ग्रंथों में जो है वो राष्ट्र का स्वामी उपयुक्त सभी को माना गया, ठीक है। यहाँ पे राष्ट्रपति मतलब जैसे भारत के राष्ट्रपति वाली बात नहीं है, ठीक है, तो वह नायक जो राष्ट्र का जो लीडर है वहां पे उसको लिया गया, तो उपयुक्त सभी हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आया है राष्ट्र का घटक नहीं है, भूमि, जन, संस्कृति, जाति, तो देखिए जाति जो है वो राष्ट्र का, भूमि, जन और संस्कृति तो है, जाति नहीं है। अगला है गुलामगिरी के लेखक कौन है, देखिए गुलामगिरी जो है वो ज्योतिबा फूले का की रचना है, ठीक है, इसमें उन्होंने गुलामी प्रथा के बारे में टिप्पणी की है, ठीक है। अगला है हिंद स्वराज किसकी रचना है, तो हिंद स्वराज जो है वो महात्मा गांधी की रचना है, आपको पता होना चाहिए कि ये महात्मा गांधी का है, और इनका क्या है, मेरे सत्य के प्रयोग भी महात्मा गांधी की है, जिसको माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के नाम से भी हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 आर्य सत्य क्या है, तो देखिए बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य की बात की गई है, और इसकी संकल्पना किसने दी है, गौतम बुद्ध ने दी है, ठीक है। अगला कौटिल के मतानुसार राजनीतिक शक्ति प्रभावी और सफल कब होती है, तो जब कौटिल यानी चाणक्य के अनुसार राजनीतिक शक्ति कब होती है, जब अनुभवी राजनीतिज्ञ की मंत्रणा और पुरोहित के समर्थन से क्या होगा, ये जो हम राज्य की शक्ति सफल होगी, यानी अच्छे राजनीतिज्ञ के साथ मंत्रणा यानी डिस्कस करके और पुरोहितों के समर्थन से। अगला महाभारत में पर्वों की संख्या क्या है, तो देखिए महाभारत में क्या होते हैं, पर्व होते हैं, याद रखिएगा, और रामायण में क्या होता है, कांड होते हैं, तो याद, तो महाभारत में कुल 18 पर्व है, ठीक है, और 7 जो आपके पर्व कांड हो जाते हैं रामायण में। अगला है सही कथन क्या है, संस्कृति शरीर है, सभ्यता प्राण, उल्टा दे दिया स्टूडेंट, अगर यही क्वेश्चन आता कि संस्कृति प्राण है, सभ्यता शरीर, तो ये सही हो जाता, तो संस्कृति शरीर है, सभ्यता प्राण, ये वाला स्टेटमेंट नहीं, अगर हम बात करें तो इसमें सही स्टेटमेंट बस यही है कि संस्कृति साध्य है और सभ्यता साधन, यानी संस्कृति वो चीज जो संपूर्ण चीज है और सभ्यता उसके अंदर एक छोटा सा भाग है।
ठीक है, वो साध्य है और ये क्या है, साधन, जिससे संस्कृति को जाना जा सकता है, वो सभ्यता के थ्रू ही हम संस्कृति को समझ सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न था प्राक वैदिक समाज। देखिए स्टूडेंट, आपके पेपर में 40 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन चूंकि ये इसमें लिखित नहीं होता है तो इसलिए इसमें 50 क्वेश्चन आपके लिए शामिल किए गए थे। प्राक वैदिक समाज, इसलिए इसमें 50 क्वेश्चन आप मान के चलिएगा कि 50 ही आएंगे, 40 क्वेश्चन नहीं रहेंगे। प्राक वैदिक समाज कैसा था? देखिए, तो प्राक वैदिक समाज जो था वो पितृसत्तात्मक यानी पितृसत्तात्मक था। ठीक है, पुरुषवादी समाज था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आया था वो कह रहा पुरुषार्थ में शामिल है। तो पुरुषार्थ में देखिए क्या शामिल होता है, नोट करिएगा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो मोक्ष नहीं दिया है, उपयुक्त सभी दे दिया है, तो ये तीनों चीज तो आते ही है, साथ में मोक्ष भी आता है। ठीक है, और जो लास्ट क्वेश्चन आया था स्टूडेंट, कह रहा प्राचीन भारतीय गणराज्य में महाजनपद कितने थे? तो देखिए भारतीय जो प्राचीन महाजनपद कुल कितने थे, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो 16 महाजनपदों का जिक्र आता है, जिसमें मगध, वत्स, कौशल, गांधार, कुरु, वजु, मथुरा, अंग, काशी, ये सब शामिल है। तो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आपको ये प्रीवियस ईयर पेपर का में राष्ट्र गौरव का पेपर और उसका सोल्यूशन काफी पसंद आया होगा। स्टूडेंट, आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक है। और साथ ही साथ स्टूडेंट आपको बता दे रहा हूँ कि हमने राष्ट्र गौरव का 100 क्वेश्चन जो हमारे ईयरली पैटर्न में पहले आते थे, उसका और इसका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, एक ही तरह का है। तो आप जाके राष्ट्र गौरव के और सारे वीडियोस हमारे चैनल्स पे अवेलेबल हैं, और हमारे प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिएगा। नहीं होगा तो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में भी हम राष्ट्र गौरव के और सारे पेपर का लिंक दे देंगे, तो आप उससे क्लिक करके भी उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आपका एग्जाम सबसे अच्छा हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गुड लक फ्रॉम आवर टीम।